नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा? रूस के तेवर यूक्रेन की सीमा की बिगड़ती स्थिति तो यही इशारा कर रही है। रूस को शांत करने की सारी कूटनीतिक कोशिशें भी फेल हो रही हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर पिछले 48 घंटे में स्थिति तेजी से बदली है। बॉम्ब धमाकों की कम से कम 3 घटनाएं हुई, जिन्हें अमेरिका ने रूस के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा बताया, जो यूक्रेन बॉर्डर पर एक्टिव हो चुका है, जिसका असर यूक्रेन में अब साफ साफ दिखने लगा है। जहां आज तक की टीम लगातार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर रही है। रूस यूक्रेन तनाव से खबरदार करने वाली सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथी संवाददाता गौरव सावंत वहां पर मौजूद है। रूस ने आखिर वो कर ही दिया जिसका खुलासा अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। रूस के इरादे साफ हैं, वो युद्ध करके ही मानेगा और इसका ट्रेलर यूक्रेन में दिखने लगा है। यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी इलाके दोनेत्स्क में एक कार बम धमाका हुआ। इसके कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन की लुहांस्क सिटी में भी रात के वक्त आसमान में आग का गोला देखा गया और एक इंटरनेशनल ऑयल पाइपलाइन फट गई। ये पाइपलाइन रूस से ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑयल पाइपलाइन का बड़ा जरिया है। गुरुवार को ही लुहांस्का इलाके में यूक्रेन की जमीन पर बच्चों के एक स्कूल पर मोर्टार अटैक हुआ, जिसमें 3 टीचर घायल हो गए। यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक वो भी ऐसे इलाके जो हैं तो यूक्रेन के, लेकिन वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं और वहां रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है और जहां से रूसी सेना की तैनाती महज चंद मिनटों की दूरी पर। वहां ऐसे हमले, क्या ये युद्ध का ट्रेलर है? इस समय तनाव यूक्रेन में बढ़ा हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में पिछले 48 घंटों में कई ऐसी गतिविधियां हुई है जिससे लग रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। चाहे वो गैस पाइपलाइन में एक जबरदस्त विस्फोट हो या फिर एक गाड़ी में विस्फोट, आकलन यही है कि धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ेगा और वो आग राजधानी कीव तक पहुंचेगी। और इसीलिए कई विदेशी दूतावासों ने कीव में अपने राजदूतों की और राजनयिकों की संख्या या तो कम कर दी है या दूतावास बंद कर दिए हैं। रूस भले ही दावा करे कि वो यूक्रेन बॉर्डर से अपनी फौजें हटा रहा है, लेकिन उसके दावे पर यकीन करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। ईस्टर्न यूक्रेन में बॉर्डर पर पिछले 48 घंटे में रूस की तरफ से भयंकर गोलीबारी जारी है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो यूक्रेन आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में बॉर्डर के नजदीक यूक्रेन आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला होते हुए दिख रहा है। ये डोनबास का वो इलाका है जहां रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन आर्मी के बीच पिछले 8 सालों से तनाव है। यूक्रेन का दावा है कि एक दिन में ही इस इलाके में 33 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए हैं और इसके पीछे रूस का हाथ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दावा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that. बाइडेन का ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि शुक्रवार को ही अमेरिकी एजेंसियों ने खुलासा किया था कि रूस फॉल्स फ्लैग हमले की योजना बना रहा है ताकि वो आक्रमण करे और इसके लिए यूक्रेन पर दोष मढ़ सके। और अब यूक्रेन बॉर्डर पर ऐसा ही होता दिख रहा है। यूक्रेन बॉर्डर पर जारी गोलीबारी के बीच यूक्रेन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके दोनेत्स्क और लुहांस्का इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी गुटों ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। अलगाववादी गुटों ने ऐलान किया है कि वो 7 लाख लोगों को सीमावर्ती इलाकों से दूर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूक्रेन के हमले का डर है। Поэтому с сегодняшнего дня
भारी तादाद में लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पहले चरण में निकाला जा रहा है। रूस ना तो यूक्रेन बॉर्डर पर सीजफायर वायलेशन की बात कबूल कर रहा है, ना यूक्रेन में धमाकों में अपना हाथ मान रहा है। यूक्रेन का दावा है कि दोनेत्स्क और लुहांस्का में खुद हमले करके रूस ने यूक्रेन पर आरोप मढ़ा है, ताकि उसे यूक्रेन पर हमले का बहाना मिल जाए। दोनेत्स्क और लुहांस्का में रूस और उसके समर्थकों ने हालात खराब कर दिए हैं। ये हमारे जवानों को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। अभी आम लोगों पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। इस तरह की कोई घटना अभी नहीं हुई है, लेकिन रूस की तरफ से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। रूस की सेना वापसी वाले दावों के बीच अब अमेरिका ने नया दावा किया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर अब रूस के 1,90,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ये दावा सही है तो फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी मिलिट्री मूवमेंट है जो इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर चल रही है। अमेरिका अब रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने की अपनी आखिरी कोशिशों में जुटा है। We are deeply concerned that that is not the path that Russia has embarked on, and that everything that we're seeing, including what you've described in the last 24, 48 hours, is part of a scenario that is already in play of creating false provocations. But we are also committed, if Russia takes aggressive action, to ensuring there will be severe consequence in terms of the economic sanctions we have discussed. And we know the alliance is strong in that regard. And again, I thank you for your leadership as a partner in that effort. तो क्या वाकई पुतिन यूक्रेन पर हमला करने का मन बना चुके हैं, या अमेरिका सिर्फ दुनिया को डरा रहा है? रूस में इन दिनों जिस तरह की मिलिट्री मूवमेंट चल रही है, वो युद्ध के अंदेशे को हवा दे रही है। अमेरिका का आकलन ये है कि अब रूस ने हमले की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अलगाववादी क्षेत्र जो है यूक्रेन के, उनमें 2 जबरदस्त विस्फोट हुए हैं। कुछ मिसाइलें भी दागी गई थी और सीमावर्ती इलाकों में तनातनी बढ़ी है। और इन्हीं सब गतिविधियों को देखकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि रूस ने अब अपने सैनिक यूक्रेन में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो ये न केवल यूरोप बल्कि विश्व के लिए एक बुरी घटना होगी। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक। एक दिन पहले ही अमेरिका रूस पर फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश रचने का आरोप लगाता है और फिर यूक्रेन के रूस समर्थित अलगाववादी इलाकों में हमलों की सीरीज चल पड़ती है। ये संयोग बिल्कुल नहीं है, बल्कि युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन फॉल्स फ्लैग हमला होता क्या है, आपको हम आसान भाषा में आइए समझाते हैं। फॉल्स फ्लैग एक ऐसी राजनीतिक या सैन्य कार्रवाई होती है जिसके तहत जानबूझकर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनके कारण से हमला करने की नौबत आए तो इसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को युद्ध शुरू करने का दोषी ठहराया जा सके। फॉल्स फ्लैग के तहत देश खुद पर हमला होने का नाटक करते हैं या खुद पर ही वास्तविक हमला करवा देते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि दुश्मन ने ऐसा किया है। इस बहाने से देशों को युद्ध छेड़ने का मौका मिल जाता है। फॉल्स फ्लैग का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा माना जाता है इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 16वीं शताब्दी में किया गया। इसके कुछ बड़े उदाहरण आइए आपको बताते हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। वर्ष 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करने से एक रात पहले 7 जर्मन सैनिकों ने पोलिश आर्मी की वर्दी पहनकर पोलैंड के साथ सटती सीमा के पास जर्मन क्षेत्र में एक रेडियो टावर पर धावा बोल दिया। संदेश प्रसारित किया कि जर्मनी अब यह स्टेशन पोलैंड के हाथ में आ चुका है। अडोल्फ हिटलर ने अगले दिन इस घटना का हवाला देकर पोलैंड पर हमले को सही ठहराने वाला भाषण दिया। वर्ष 1939 में ही रूस और फिनलैंड के बीच युद्ध की शुरुआत भी फॉल्स फ्लैग से ही हुई, जब सोवियत संघ के सैनिकों ने रूस के एक सीमावर्ती गांव पर गोलीबारी कर दी। इस फॉल्स फ्लैग हमले का इस्तेमाल करके सोवियत संघ ने फिनलैंड के साथ अपने शांति समझौते को तोड़ा और दोनों देशों के बीच शीतकालीन युद्ध की शुरुआत हो गई। वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जे के लिए भी रूस ने फ्लैग फॉल्स का इस्तेमाल किया।
जब रूसी सैनिकों की तरह कपड़े पहनकर लोग क्रीमिया की सड़कों पर दिखने लगे। रूस ने कहा कि ये लोग यूक्रेन के स्थानीय लोग हैं जो चाहते थे कि क्रीमिया को यूक्रेन के नियंत्रण से वापस रूस को दे दिया जाए। मतलब फॉल्स फ्लैग अभियान चलाने का रूस के पास पुराना अनुभव है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में अमेरिका के रक्षा सचिव एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस फॉल्स फ्लैग अभियान के द्वारा अपने ही देश में केमिकल अटैक तक करवा सकता है। मतलब उसे यूक्रेन पर हमले का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए और कुछ नहीं। We don't know precisely how things will play out. But here's what the world can expect to see unfold. In fact, it's unfolding right now, today, as Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. यूक्रेन पर हमला करने का पूरा मूड बना चुके रूस ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास भी करवा दिया है। काला सागर में युद्ध अभ्यास करके उसने यूक्रेन की घेराबंदी तो कर ही दी, साथ ही साथ इसके द्वारा उसने अमेरिका और नेटो देशों को दूर रहने के संकेत भी साफ दे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस एक ऐसे युद्ध अभ्यास की तैयारी में भी है जिसमें वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों का टेस्ट भी करने वाला है। मतलब रूस अपनी परमाणु शक्ति का डर दिखाकर यूक्रेन मामले पर रूस का विरोध करने वालों को दूर रहने का संदेश साफ साफ दे रहा है। परमाणु युद्ध का अंदेशा दुनिया के हर देश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया के बाकी सभी देशों या यूं कहें कि सभी महाशक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? रूस के पास जार बॉम्ब है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब है। इसके धमाके से तुरंत ही 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। रूस के पास हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल्स किंजल है। इसके मुकाबले का कोई हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं। रूस के पास 2S7 प्योन तोप हैं, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप कहते हैं। ये कम दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये 203 mm के परमाणु बॉम्ब से हमला करती है। ये 37 किलोमीटर तक वार करती है। रूस के पास बेलगोरेड परमाणु सबमरीन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। ये सबमरीन पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर देती है। ये सबमरीन किसी भी युद्ध का नक्शा बदलने में सक्षम है। अब अंदाजा लगाइए रूस कितना शक्तिशाली है। रूस की ये वो शक्तियां हैं जिसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास है और न ही नेटो देशों के पास, तो फिर दुनिया के किसी भी देश के पास कैसे होगा। इसी के दम पर रूस यूक्रेन मामले पर बाकी देशों को अपने से दूर रहने का साफ संदेश दे रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया के दबाव में रूस ने यूक्रेन पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। लेकिन रूस ये चाहता है कि वो हमला करे और वो दुनिया को बार बार ये संदेश दे रहा है कि दूर रहो, हम हमला करेंगे। रूस के वॉरशिप ने काला सागर की एक खास टारगेट को निशाना बनाया। निशाना भी एकदम सटीक। एक नहीं, कई हमले किए। काला सागर पर रूस का ये युद्धाभ्यास कहीं निश्चित लगने वाले युद्ध की फाइनल तैयारी तो नहीं। ये डर दुनिया की महाशक्ति को भी है। Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv,
a city of 2.8 million innocent people. अमेरिका को पूरा यकीन है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और इस तरह की ड्रिल से वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकलन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है और अगले चंद दिनों में, हफ्ते नहीं, अगले चंद दिनों में अमेरिका का आकलन है कि रूस न केवल यूक्रेन की सीमावर्ती इलाकों पर बल्कि यहां राजधानी कीव पर हमला कर देगा। इस समय तनाव यूक्रेन में बढ़ा हुआ है। रूस भी दुनिया की एक महाशक्ति है और अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं वो अपने मन की करने पर उतारू। यही बात पूरी दुनिया को डरा रही है। आज अपनी ताकत की बड़ी नुमाइश करके रूस दुनिया को परमाणु शक्ति होने का एहसास भी कराने वाला है। रूस ने एक बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया है जिसमें वो अपनी जंगी जहाज और पनडुब्बियों की ताकत का प्रदर्शन करेगा। इसमें क्रूज और आईसीबीएम मिसाइलें भी फायर की जाएंगी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का टेस्ट किया जाएगा। खबरें ये भी हैं कि पुतिन भी इस अभ्यास को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। Это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги. यूक्रेन तनाव के बीच युद्धाभ्यास को दुनिया युद्ध की आखिरी तैयारी मान रही है, लेकिन पुतिन इसे सामान्य सैन्य तैयारी कहते हैं। I'd like to also state that these military exercises, military drills were purely defensive and are not a threat to any other country. पुतिन कुछ भी कहें, लेकिन युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों का टेस्ट किया जाना नाटो समेत अमेरिका को बड़ा संदेश है। दरअसल नाटो देश लगातार यूक्रेन पर हमला न करने और पीछे हटने का दबाव बना रहे हैं। It remains to be seen whether there is a Russian withdrawal. We are, of course, monitoring very closely what Russia does in and around Ukraine. What we see is that they have increased the number of troops and more troops are on their way. So far, no de-escalation, but of course we hear also the messages about diplomacy and we are ready to engage in diplomatic efforts with Russia. We are still noting that there are approximately 100,000 Russian troops at the Ukrainian border, including in Belarus. We look forward to seeing evidence of the withdrawal of troops on Russia's part, but we need to prepare for any eventuality with that significant escalation of Russian troops that we have seen over the last weeks and months. नाटो देशों के साथ यूक्रेन पर हमले की स्थिति में रूस के साथ युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर पुतिन दुनिया को पहले ही आगाह कर चुके हैं कि रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए अगर नाटो देशों और रूस के बीच युद्ध हुआ तो कोई विजयी नहीं होगा। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. परमाणु हथियारों के टेस्ट की बात किया जाना रूस की एक खास रणनीति भी हो सकती है। दरअसल वो इसके जरिए अमेरिका को जवाब देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में 100 परमाणु बम हमले के लिए तैयार कर रखे हैं। परमाणु बमों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका ने इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स में F-16 तैनात किए हैं, तो जर्मनी और इटली में T-1200 टॉर्नेडो भी तैनात है। यूक्रेन तनाव को देखते हुए अमेरिका ने B-52 परमाणु बॉम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर तैनात किया है। एक सैन्य युद्धाभ्यास देखेंगे जिसमें परमाणु हथियार भी होंगे, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर और परमाणु हथियार। और रूस और अमेरिका विश्व की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां, दोनों अत्याधुनिक परमाणु हथियारों से लैस
हम आपको सीधे यूक्रेन कीव लिए चलते हैं, जहां मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे संवाददाता गौरव सावंत। गौरव, इस वक्त आपको यूक्रेन में क्या अपडेट मिल रहा है? यूक्रेन सीमा पर इस समय गौरव क्या स्थिति है? सईद, खबरें छन छन कर आ रही हैं। औपचारिक तौर पर यूक्रेन की सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो लोकल या तो सोशल मीडिया है या यहां पर लोकल मीडिया है, उनके मुताबिक खबर यह आई थी कि कुछ सैनिक हताहत हुए थे, कुछ सैनिक घायल हुए थे। एक रिपोर्ट यह आई थी कि यूक्रेन का एक सैनिक का बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन सरकार ने उसकी औपचारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की है। लेकिन बात यह है कि पिछले 48 घंटों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा है। सीमावर्ती इलाकों में पहली गोलीबारी हो रही थी, लेकिन वो गोलीबारी बढ़कर गोलाबारी में तब्दील हुई। एक गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ, एक रूस की गाड़ी में एक बम फटा, तो इसको लेकर सही तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। गौरव, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बार बार ये कह रहे हैं कि रूस कभी भी अटैक कर सकता है, रूस के इरादे भी ये लग रहे हैं जो रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। कितनी इस बात की आशंका कि युद्ध होगा और रूस हमला कर देगा? अमेरिका तो बिल्कुल मान चुका है कि यह हमला होगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना मन बना लिया है कि वो हमला करेंगे, और अगले कुछ हफ्तों बाद नहीं, अगले चंद दिनों में होगा यह हमला। अमेरिका यह भी दावा कर रहा है कि सैटेलाइट के जरिए उसके पास ये जानकारी है किस तरह से रूस की सेना, बेलारूस में 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है, अलग अलग इलाकों में लगभग 1,90,000 रूसी सैनिक तैनात है, जंगी बेड़े तैनात है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको यहाँ राजधानी कीव में दिखाना चाहूंगा, और ये राजधानी कीव का वो सिविलियन इलाका है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर। ये देखिए, यहाँ युवा वर्ग पार्टी करने के लिए आया है, वीकेंड है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर नवयुवक नवयुवतियां यहाँ पर मौजूद हैं और वो पार्टी कर रहे हैं। पार्टी की एक वजह संभवतः ये भी हो सकती है कि यहाँ पर थोड़े समय पहले कुछ सिपाही भी आए थे, और वो सिपाही सीमावर्ती इलाकों में जा रहे थे, तो देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए भी संभवतः लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ का अगर आप माहौल देखें तो बिल्कुल नहीं लगता कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो इस समय युद्ध की कगार पर खड़ा है। सईद, लेकिन गौरव, रूस, आपने भी अभी कहा कि बेलारूस की बॉर्डर पर लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पुतिन खुद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च टेस्ट को देख रहे हैं। मतलब यह हुआ कि क्या संदेश दुनिया और नेटो देशों को रूस दे रहा है कि आप हमसे दूर रहिए, हम तो तैयार हैं पूरी तरह से। क्या कहना चाह रहे हैं ये? बिल्कुल, और इससे क्या संदेश जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए ना, ये लोग अपना राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, इकट्ठा यहाँ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। Are you all students here? You're all here. So you know, Ukraine, please. Ukrainian police. Yes. So Ukraine, please. Okay, so I will talk to you in just a moment. तो सही देखिए, ये माहौल है। अमेरिका समेत नेटो देश रूस को यूक्रेन की सीमा से दूर हटने का दबाव जरूर बना रहे हैं, लेकिन नई सैटेलाइट तस्वीरों ने सभी की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस ने न सिर्फ अपनी सीमाओं पर सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया है, बल्कि बेलारूस और क्रीमिया में अपने सैन्य ठिकानों पर हथियारों को तैनात कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए बेलारूस के 3, क्रीमिया के 2 और अपने 3 सैन्य ठिकानों पर अचानक से अपनी सेना की तैनाती जबरदस्त बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप इस समय देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हथियारों की संख्या बढ़ा दी गई है। जैसे इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं, एयरफील्ड पर सुखोई लड़ाकू विमान तैनात हैं। बेलारूस के लुनिनेट्स एयरफील्ड्स पर 32 सुखाऊ किसी भी समय हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। S-400 डिफेंस यूनिट भी तैयार कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन्स को हमले के लिए यहां पर तैयार कर दिया गया है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से 50 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी बेलारूस के लिए एयरफील्ड पर नजर आ रहे हैं। बेलारूस ही नहीं, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने क्रीमिया को भी अपना एक बड़ा सैन्य अड्डा बना लिया है। यहां के 2 सैन्य ठिकानों पर 60 हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। इसके अलावा यहां जमीनी लड़ाई के लिए हथियार, सैन्य टेंट्स,
सैन्य अस्पताल, बख्तरबंद गाड़ियां साफ दिखाई दे रही हैं। रूस ने यूक्रेन से लगती अपनी सीमाओं की 3 एयरफील्ड पर हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स तैनात कर दिए हैं। सैनिकों के रहने के लिए टेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा दी है और इस तरह की जबरदस्त तैयारियां सैटेलाइट इमेज से यहां साफ देखी जा रही हैं। एक बार फिर से हम आपको कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी लिए चलते हैं। गौरव, आप हमसे बात करने की स्थिति में हैं, बात कर पाएंगे आप? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे गौरव कि क्या ये लोग जो यहां पर मौजूद थे ये पुतिन के विरोध में नारे लगा रहे थे और पुतिन किस तरह से सारी तैयारियां कर चुके हैं यूक्रेन पर हमला करने की? देखिए, यहाँ स्थिति युवा वर्ग यहाँ पर है, क्योंकि युवा वर्ग यहाँ पर है तो इसीलिए जो यहाँ के सीमावर्ती इलाकों से खबरें छन छन कर आती हैं, उससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए कुछ इस तरह की बातें होती है जो संभवतः टीवी पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गाली गलौज तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन चलिए, उससे आगे अगर हम बढ़े तो तनाव बहुत ज्यादा है और ये उसको एक तरह से दिखाता भी है। लोगों के मन में वो तनाव साफ झलकता है। जो खबरें सीमा से आ रही हैं वो ये है कि 30,000 सैनिक बेलारूस की सीमा पर है, उसके अलावा करीब 1,90,000 और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि 1,90,000 सैनिक अलग अलग सीमाओं पर तैनात है। और इसका एक ही संकेत है, इसका संकेत बस यही है कि अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है, युद्ध हो सकता है। अगर सैन्य शक्ति और सामरिक शक्ति की बात की जाए तो यूक्रेन स्थिति में नहीं है कि वो रूस जैसी महाशक्ति से युद्ध कर सके और नेटो की शक्तियां भी ये कह चुकी है वो हथियार दे देंगे। अमेरिका ने $500 मिलियन की जैवलिन मिसाइलें दे दी है, लेकिन वो अपने गौरव, हमें आपको रोकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद गौरव, लेकिन गौरव आप अपना ख्याल भी रखिएगा वहां पर। बहुत धन्यवाद। गौरव सावंत हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो रूस के संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन की आर्मी ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। साथ ही यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी कमर कस लिया। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आज तक यूक्रेन से लगातार सबसे तेज ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से हम लगातार आपको वहां की हर खबर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव जो अभी हमारे साथ है वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर भी पहुंचे। रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन के नागरिक यहां पर तैयार हो रहे हैं। कैसे, देखिए। रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन के लाखों लोग अपनी भूमिका बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो रूस के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं में से एक है दाशा, 22 साल की यूक्रेनी स्कूल टीचर जो अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हथियार चलाना सीख रही हैं। Здесь научились, как владеть оружием, и завтра мы продолжим, чтобы мы могли себя защитить. हम यहाँ पर बेसिक शूटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध के मैदान में किस तरह से मूव किया जाता है और अगर फायरिंग एरिया में फंस जाए तो उस परिस्थिति में खुद को कैसे बचाना है, दूसरों की मदद कैसे करनी है। Какие жесты мы показываем и что это обозначает. Это нам поможет, когда начнется паника. Мы будем друг друга слышать и понимать. दाशा की आंखों में दृढ़ संकल्प है। प्रयास यही, जरूरत पड़ने पर अपनी देश की रक्षा करना। मन था अध्यापिका बनने का, मन था कुछ सीखने सिखाने का, लेकिन अब बात है देश की सुरक्षा की। इसीलिए दाशा और दाशा जैसे कई लड़कियां अब यहां हथियारों की भी ट्रेनिंग ले रही हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ने की भी तैयारी कर रही हैं। दाशा जैसे 3,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक राजधानी कीव के इस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं। वो हथियारों और गोला बारूद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिनसे हमला होने की स्थिति में वो रूसी सेना का मुकाबला कर सके। यूक्रेन सरकार नागरिकों को ट्रेनिंग के लिए AK-47 जैसे हथियार उपलब्ध करवा रही है। У
We are training civilians today to help them to get the basic information about the extreme situations, what might happen in Ukraine, to learn the first aid, let's say, basics, how they can help injured people. Unfortunately, today civilians need to know that, and the interest is very big. We have about 3,000 civilians to train, and we broke them into groups, and we are trying to train them all. And parallelly, we are having a recruitment process. We are getting volunteers from different countries. अपने देश की खातिर बंदूक उठाने को तैयार इन सब लोगों में एक समानता है, वो है अपने देश, अपने शहर, अपने लोगों की रक्षा करने का संकल्प, जिसके लिए यूक्रेन की सेना विदेशी सेनाओं के साथ मिलकर अपने नागरिकों को युद्ध की स्थिति में अपनी और दूसरों की रक्षा करने के गुर सिखा रही है। The same training as everybody. There is no special training for women or for men. They are doing all the same, and they are trying to learn how to defend their country. They are trying to learn how to defend their families and their freedom. So, unfortunately, in 21st century, we have to learn civilians how to defend themselves against Russia. यूक्रेन में आम लोगों की ये मिलिट्री ट्रेनिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि रूसी हमले की स्थिति में शायद ही कोई देश यूक्रेन की रक्षा के लिए सेना भेजेगा। नाटो पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन में सेना भेजने का उसका कोई प्लान नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर पर कुछ सैनिक रिजर्व में रखे जरूर हैं, लेकिन वो यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध में हिस्सा लेंगे इसका भरोसा नहीं है। इसीलिए दाशा जैसे यूक्रेन के हजारों युवा इन ट्रेनिंग कैंप में अपने देश की सुरक्षा के लिए कमर कस रहे हैं। बर्फ अभी भी पड़ी हुई है और ये बर्फ दिखाती है कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच रिश्तों में और ज्यादा इस समय ठंडक आ गई है और ये रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर साई है। साई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं और उनके हाथ में यहाँ हथियार है। साई, आप यूक्रेन कब आए और यहाँ क्या पढ़ रहे थे? I came here 4 years ago and I'm studying aerospace. So you're studying aerospace engineering and suddenly we see you with this AK-47 dummy weapon and you're undergoing a different kind of training. What training are you undergoing? Basic combat stuff, basic survival and medic things. And it's a very interesting, अगर आप यहाँ देखें कि एरोस्पेस इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं साई, लेकिन उन्होंने एक वर्दी डाल रखी है, इसमें यूक्रेन का भी झंडा है और जॉर्जिया का भी झंडा है और ट्रेनिंग ये कर रहे हैं कि ये जॉर्जिया जिस तरह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया था, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूक्रेन और रूस की सीमा पर जाएंगे। So you intend going to the border to defend Ukraine? Yes, I definitely will. But will that not adversely impact your aerospace engineering studying? Yeah, that concerns me, yeah. So what made you decide to defend Ukraine? I think Ukraine is the front line for democracy and we need to stand against Russian aggression. पूरे यूक्रेन में सेना ने सैन्य अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स तैयार किए। इस अभ्यास में आम लोगों को हमले की तकनीक के साथ बंदूक चलाने की बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं। यहाँ आप इस तरह देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के नागरिक हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। टैक्टिकल ट्रेनिंग है इस समय इन लोगों की यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति में कैसे पेड़ों के पीछे से छिपकर आप ऑपरेशन कर सकते हैं या कैसे जान बचाई जा सकती है। कॉम्बैट मेडिसिन या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर इस समय चल रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। पंजाब में कल चुनाव है और इसके लिए शुक्रवार को प्रचार के अंतिम दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिदेव को शांत करने के लिए पूजा करवाई। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह बडियाला सीट पर कड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वो दान धर्म के मार्ग पर चल पड़े। वोटिंग से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीत की कामना के साथ ब्राह्मणों को भैंस का बच्चा दान किया, पूजा पाठ करवाया। कैप्टन चुनाव से पहले इस टोटके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
शांति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।